आप सभी छात्रों का स्वागत है एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के पेपर में, जी हां, सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में से 70 अंक लाना चाहते हैं। जी हां, 70 में से 70 अंक लाना चाहते हैं। आज का यह वीडियो आप सभी उन सभी छात्रों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 20 बहुविकल्पी प्रश्न जिनका आंसर आपको देना कहां होगा, OMR शीट में फिल करना होगा। यानी अब की बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में आप देखेंगे कि जो 20 प्रश्न आएंगे, कितने 20 प्रश्न आएंगे जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। कुछ इस तरीके की होगी आपकी OMR शीट। यहां पर आप देख सकते हैं OMR शीट का नमूना, यहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके की होगी और कहां पर क्या भरना है। यहां पर परीक्षा तिथि, यहां पर विषय का नाम और यहां पर आप देख पा रहे हैं परीक्षार्थी का नाम यहां पर भरना होगा और यहां पर आपको अनुक्रमांक तथा विषय कोड, परीक्षा और यहां पर कक्षा जिस भी क्लास में है आप, तो क्लास 10th में है तो आपको यहां क्लास 10th भरना होगा। यहां पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे और यहां से आपको प्रश्नों का आंसर फिल करना है। लिखा है प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को काला करें। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि सभी गोले को बाल पॉइंट काले पेन से ही भरना होगा आपको। तो मैंने ये OMR शीट भरने का तरीका बता दिया है, कैसे आपको OMR शीट भरनी है, किस तरीके से भरनी है, कहां पर क्या चीज भरना है, मैंने बता दिया है। वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा। और साथ ही वीडियो को शेयर कर दें और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। यहां पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। दिए गए विकल्पों में से विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। पहला विकल्प है न्यूयॉर्क में, दूसरा विकल्प है पेरिस में, तीसरा विकल्प है जेनेवा में और चौथा विकल्प है ओटावा में। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। और आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। जी हां, आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी विषय की आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। चाहे हिंदी विषय में आप गद्यांश आधारित प्रश्नों की तैयारी करें या पद्यांश आधारित या हिंदी व्याकरण से संबंधित या हिंदी का जो संस्कृत खंड का जो चैप्टर है, संस्कृत खंड के गद्यांश, पद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश और महत्वपूर्ण गद्यांश और प्रश्नोत्तर से रिलेटेड, संधि विच्छेद से रिलेटेड, सभी से रिलेटेड तैयारी हो रही है, यानी कराई जा रही है। आप जुड़ सकते हैं चैनल के साथ। और गृह विज्ञान विषय, चित्रकला विषय और साथ ही सामाजिक विज्ञान, इन विषयों की आप तैयारी कर सकते हो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और इन सभी विषयों में आप 70 में से 65 प्लस अंक जरूर लाओगे यदि आप चैनल के साथ जुड़ते हैं और अपनी नोट्स भी बनाते हैं। तो यहां पर अगला प्रश्न देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है प्रश्न कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। पहला विकल्प है 1950 में, दूसरा विकल्प है 1953 में, तीसरा विकल्प है 1960 में, चौथा विकल्प है यहां पर 1998 में। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 1953 में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इन सभी प्रश्नों को आप जरूर लिख लें। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है सामाजिक विज्ञान विषय के। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है सतलुज बांध से, दूसरा विकल्प है हीराकुंड बांध से, तीसरा विकल्प है नागार्जुन बांध से और चौथा विकल्प क्या है? सरदार। यहां पर क्या होगा? सरदार होगा यहां पर, सरदार सरोवर बांध से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध से। किससे संबंधित है? सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। अगला है प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? यहां पर पहला विकल्प क्या दिया गया है कि गेहूं, दूसरा विकल्प है चना, तीसरा विकल्प है गन्ना और चौथा विकल्प है मूंगफली। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल रोपण फसल के अंतर्गत आती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गन्ना। राइट आंसर क्या है? रोपण फसल कौन सी है? गन्ना है, क्योंकि गन्ना जब बोया जाता है तो इसकी रोपाई होती है, इसलिए यह फसल रोपण फसल के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, और प्रश्न क्या कह रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है लाल मिट्टी, दूसरा विकल्प है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा विकल्प है पर्वतीय मिट्टी और चौथा विकल्प है लेटराइट मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी, यानी लेटेराइट मिट्टी भी लिखा होता है कहीं कहीं विकल्प में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। और अगला जो प्रश्न है, यह प्रश्न तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या था? पहला विकल्प है यहां पर मारियान, दूसरा विकल्प है जर्मन तिरंगा, तीसरा विकल्प है जर्मेनिया और चौथा विकल्प है जर्मेन। जैसे हमारे भारतवर्ष का राष्ट्र रूपक क्या है? भारत माता की तस्वीर या तिरंगा है। ठीक इसी तरह से जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या था? राइट आंसर क्या है? जर्मेनिया। जर्मेनिया जो था वह राष्ट्र रूपक था, कहां का? जर्मनी का। और यहां पर आप सभी देख पा रहे हैं कि जितने भी प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही आप चैनल के साथ जुड़कर सामाजिक विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे आप सभी, वहां पर आपको सामाजिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, चाहे अति लघुत्तरी हो, लघुत्तरी हो, विस्तृत उत्तरी हो, सभी से रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी है। आप देख सकते हो, अपनी नोट्स बना सकते हो और बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी भी कर सकते हो। साथ ही मैं आपको इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा और आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी बेहतर ढंग से कराता रहूंगा। बस आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर जरूर कर दो और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अपनी नोट्स भी जरूर बनाते रहो, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको आधे से ज्यादा तो याद हो जाएगा। आपकी राइटिंग यदि अच्छी नहीं है तो अच्छी होने लगेगी और यदि अच्छी है तो सबसे अच्छी बात है। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर कौन थे? पहला विकल्प कह रहा है समाज सुधारक, दूसरा विकल्प है शासक, तीसरा विकल्प है धर्म सुधारक और चौथा विकल्प है वैज्ञानिक। तो मार्टिन लूथर थे, कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? समाज सुधारक। मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक थे। और अगला जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इस प्रश्न के विकल्प क्या हैं? पहला विकल्प है वाशिंगटन,
दूसरा विकल्प है जिनेवा, तीसरा विकल्प है न्यूयॉर्क और चौथा विकल्प क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो वह जिनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वह न्यूयॉर्क में स्थित है। मैंने दोनों प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया है, आप दोनों को जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? सन 1920 में, सन 1921 में, सन 1922 में या फिर सन 1925 में? तो चौरी चौरा जो घटनाक्रम था या चौरी चौरा जो कांड था, दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष घटित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौरी चौरा कांड सन 1922 ईस्वी में घटित हुआ था और इसी कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन भी वापस ले लिया था। यदि प्रश्न आ जाता है कि किस कांड से क्षुब्ध होकर या दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था, तो चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर ही महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? दिए गए विकल्पों में से देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की एकता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? पहला विकल्प है सत्ता की साझेदारी, दूसरा विकल्प है सत्ता का विभाजन, तीसरा विकल्प है राजतंत्र और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जो मेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान में, सत्ता की साझेदारी, यहां से प्रश्न जरूर आता है बोर्ड परीक्षाओं में। और आप ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर को आपको वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखना है, इसे आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देश की अखंडता तथा एकता के लिए या देश की अखंडता तथा एकता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्ता की साझेदारी। राइट आंसर क्या है? सत्ता की साझेदारी। और मान लीजिए आप ओएमआर शीट में इन प्रश्नों का आंसर फिल कर रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 10 का वाला विकल्प सही है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ओएमआर शीट का नमूना और यहां पर प्रश्न संख्या 10 यहां पर लिखा है, यहां पर नंबर पड़े हुए हैं, प्रश्न संख्या या क्वेश्चन नंबर, और 10 का पहला सही है। तो यहां पर ए वाला यानी का यानी ए, खा यानी बी, गा यानी सी और घा यानी डी, इसमें ए बी सी डी लिखा रहेगा। और जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें क्या लिखा रहेगा? का खा गा घा या आ बा सा दा लिखा रहेगा। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि का अर्थ है ए, खा का अर्थ है बी और गा का अर्थ है सी और घा का अर्थ क्या है? विकल्प डी। तो पहला सही है, इसलिए 10 का यहां पर कौन सा गोला काला कर दिया जाएगा? ए वाला काला कर दिया जाएगा, क्योंकि पहला आंसर सही है इस प्रश्न के हिसाब से। और जो भी विकल्प सही होंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों के, आप उसी के अनुसार गोले काला करेंगे। मैंने विधिवत बता दिया है ओएमआर शीट भरने का सही तरीका, आप जरूर वीडियो देख लें, अन्यथा आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं होगी। यदि आपसे जरा भी गलती होती है तो आपकी ओएमआर शीट नहीं चेक होगी। तो अगला प्रश्न यहां पर आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। पवन यहां पर लिखा है डॉट डॉट संसाधन का एक प्रकार है। पवन संसाधन का एक प्रकार है, यानी पवन किस प्रकार के संसाधन का प्रकार है? पहला विकल्प है मानवीय, दूसरा विकल्प है नवीकरणीय, तीसरा विकल्प है अनवीकरणीय और चौथा विकल्प है जैव। तो पवन यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन का एक प्रकार है। क्यों? क्योंकि इसे नए तरीके से परिवर्तित करके प्रयोग किया जा सकता है। पवन ऊर्जा को नए तरीके से परिवर्तित करके प्रयोग किया जाता है, यानी जिन संसाधनों का प्रयोग हम बार बार नए तरीके से परिवर्तित करके यानी बदल कर सकते हैं, वो
सभी नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं और पवन भी उसी श्रेणी में आता है, यानी पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन का एक प्रकार है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर तैयार कर लो। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे कई वीडियो में मैंने बताया भी है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? पहला विकल्प है दो देशों के मध्य, दूसरा विकल्प दो प्रदेशों के मध्य, तीसरा विकल्प दो नगरों के मध्य और चौथा विकल्प दो गांवों के मध्य। तो विदेशी जो व्यापार होता है वह किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार कहलाता है। जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, क्रय विक्रय होता है, उसी को होने वाले उसी व्यापार को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहां पर, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। यहां पर पहला विकल्प है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा विकल्प है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा विकल्प है तृतीयक क्षेत्रक और चौथा विकल्प है सूचना प्रौद्योगिकी। तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहां पर किया जाता है? जहां पर प्राकृतिक का अधिकतर हस्तक्षेप रहता है तो वह रहता है प्राथमिक क्षेत्रक में। और प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किसको किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि को शामिल किया जाता है, जो कि प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। यानी यह जो कृषि क्षेत्र होता है अधिकतर इसमें प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है, प्रकृति का अधिकतर हस्तक्षेप रहता है। इसलिए राइट आंसर क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। कहां? प्राथमिक क्षेत्रक में। राइट आंसर क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान में उल्लिखित तीन सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल, यहां पर क्या होगा? शामिल होगा, शामिल है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से? पहला विकल्प है शिक्षा, दूसरा विकल्प है कृषि, तीसरा विकल्प है पुलिस और चौथा विकल्प है रक्षा। तो संविधान में उल्लिखित तीन सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? किस सूची में? समवर्ती सूची में शामिल है। राइट आंसर क्या है? यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है समवर्ती सूची में किसे सम्मिलित किया गया है? शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न कह रहा है कि संविधान में उल्लिखित तीन सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो यह जो है शिक्षा जो है समवर्ती सूची का भाग है, यानी समवर्ती सूची में शामिल है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है और मैं इसका आंसर कई बार बता चुका हूं आप सभी को, और आप इसका कमेंट करके भी बताएं। यहां पर प्रश्न क्या है रहा है कि झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है लौह अयस्क के लिए, दूसरा विकल्प है कोयला के लिए, तीसरा विकल्प है तांबा के लिए और चौथा विकल्प क्या है? बॉक्साइट के लिए। तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? झरिया प्रसिद्ध है कोयला के लिए। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर क्या है? दूसरा विकल्प सही है, झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं। क्या विभाजित हैं? यहां पर पहला विकल्प है रोजगार की शर्तें, दूसरा विकल्प है आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, तीसरा विकल्प है उद्यमों के स्वामित्व और चौथा विकल्प क्या है? उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। क्या विभाजित है? उद्यमों के स्वामित्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्यमों के स्वामित्व। और अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है यह प्रश्न
कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। पहला विकल्प है अक्टूबर 2005 में, दूसरा विकल्प है मार्च 2005 में, तीसरा विकल्प है जनवरी 2006 में और चौथा विकल्प क्या है, अप्रैल 2007 में। तो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर 2005 में। पहला ही विकल्प सही है, अक्टूबर 2005 में सूचना पाने का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। यहां पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प है पंजाब और चौथा विकल्प है दिल्ली। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, दिल्ली। दिए गए विकल्पों में से दिल्ली भारत का संघीय राज्य नहीं है। अगला प्रश्न यहां पर है प्रश्न संख्या 19, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है। पहला विकल्प दिया गया है बहुत ही कम, दूसरा विकल्प है बहुत अधिक, तीसरा विकल्प है एक समान और चौथा विकल्प क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही कम है। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है, बहुत अधिक नहीं है और ना ही एक समान है, बल्कि क्या है, बहुत ही कम अनुपात है महिला प्रतिनिधियों का भारत की विधायिका में। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर तैयार कर लें इन सभी प्रश्नों को। और अगला जो प्रश्न है यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। गुलामगिरी का लेखक कौन था। पहला विकल्प है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी, दूसरा विकल्प है ज्योतिबा फूले जी, तीसरा विकल्प है एक समान और चौथा विकल्प है यहां पर रामास्वामी नायकर जी। तो यहां पर यह विकल्प तो होगा ही नहीं, आपको बताना क्या है कि इन तीनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। गुलामगिरी का लेखक कौन था, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी थे या ज्योतिबा फूले जी थे या रामास्वामी नायकर जी थे। आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आप सभी कमेंट जरूर करें, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके आप बताएं। और ये थे आज के इस वीडियो के टॉप 20 प्रश्न। आप ध्यान दीजिएगा, टॉप 20 प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया था। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर नोट कर लें और साथ ही वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में और चैनल के साथ जुड़े रहें। 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।